Good morning all of you. Today we will discuss about intensity of magnetic field at the axis of current carrying coil. धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केंद्र O है और त्रिज्या जो है इसकी, इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो आपकी A है। A त्रिज्या वाली कुंडली है और इस कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? I है। अब इस कुंडली के अक्ष से, यह है कुंडली की अक्ष, तो कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है यहाँ पर, जिस पर क्या करना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से, dl लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। तो हम ऊपर में एक अल्पांश लेते हैं और नीचे में एक अल्पांश लेते हैं, ठीक है, व्यासीय अभिमुख पर। यहाँ एक अल्पांश ले लेता हूँ जिसकी लंबाई कितनी है? ये dl लंबाई का अल्पांश है। कितने लंबाई का? dl लंबाई का, ठीक। और इस अल्पांश के बिल्कुल बीचों बीच में एक और बिंदु ले लेता हूँ C, और इस बिंदु C की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। वैसे यहाँ पर भी एक और अल्पांश ले लेते हैं, ये a डैश b डैश, और इसकी भी दूरी कितनी होगी? यहाँ से कितनी होगी? r ही होगी, ठीक। इस तरह से क्लियर? ए डैश बी डैश, ये भी अल्पांश है dl लंबाई का। ये दूरी अगर r है तो ये दूरी भी कितनी होगी? r ही होगी, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां पर करना है। अब ये बिंदु P हो गया, ये ले लेते हैं, यहां ले लेता हूं। ये पूरी की पूरी संरचना है। शुरुआत में थ्योरी क्या लिखना है आपको? चित्रानुसार O केंद्र तथा कैपिटल A त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है ना। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार O केंद्र, कुंडली कैसी रखी है? पहले ऐसी वृत्त थी, अब मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा घुमा दिया हूँ, यानी ये इस तरह से रखी थी, इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। फिर थ्योरी में क्या लिखना है आपको? शुरुआत की लाइनें, चित्रानुसार O केंद्र तथा O केंद्र तथा स्मॉल a त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है, जिसमें प्रवाहित धारा I है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P अक्ष पर स्थित है, कुंडली के अक्ष पर। अब कुंडली की अक्ष क्या होगी? ये जो लाइन है केंद्र से होकर जाने वाली, ये अक्ष कहलाती है। जैसे कोई वृत्ताकार वस्तु घूमती है तो कैसे घूमती है? अक्ष पर घूमती है ना। तो अक्ष कहाँ रहेगी? उसको बीचों बीच में, केंद्र में, ठीक है। इस तरह से होगा। तो ये केंद्र है कुंडली का, और उस केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे हम? अक्ष कहेंगे। और उस अक्ष पर कौन है? बिंदु P है, जिस पर क्या करना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से, dl लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। माना कि कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक dl लंबाई का अल्पांश AB है, जिसके यानी कि उस अल्पांश के बिंदु C से दूरी कितनी है? स्मॉल r है। किसकी? बिंदु P की। तब से क्या करेंगे हम? डेरिवेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। चित्रानुसार O केंद्र तथा कैपिटल A त्रिज्या वाली, चित्रानुसार
चित्रानुसार ओ केंद्र तथा स्मॉल ए त्रिज्या वाली, कैपिटल ने स्मॉल ए ली है ना त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या कितनी है स्मॉल ए। चित्रानुसार ओ केंद्र तथा स्मॉल ए त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है जिसमें प्रवाहित धारा I है। कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों dl लंबाई के छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P कुंडली के अक्ष पर स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब फिर हम क्या करते हैं कि कुंडली को छोटे छोटे, हमने क्या बोल दिया, कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला कि कुंडली के ऊपरी सिरे में क्या है dl लंबाई का एक अल्पांश AB है जिसकी बिंदु P से दूरी कितनी है स्मॉल r है। तब अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से, अल्पांश के कारण तीव्रता किससे निकालते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से होता है ना। बायो सेवर्ट का नियम लगाते हो कि नहीं लगाते हो भैया। आपके पास में अल्पांश से AB और अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने कौन सा नियम पढ़ा है बताइए, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा है ना। तब अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम बताइए क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, अरे dB इज इक्वल टू क्या होता है μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, ये जो थीटा बना हुआ है ये अल्पांश, देखो आपको कल जो थीटा बना था वो क्या था, अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो ये अल्पांश है और ये बिंदु P है। यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये वाला, ये बनता है थीटा। लेकिन यहाँ आपको वो थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 90 बनेगा। कैसे देखो, जैसे अभी मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, मैंने आपको मैं इसी से बताता हूँ। मेरे पास एक सामने रखा हुआ है तो ये इसी से देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर ये पेन है, ये देखो मैं जैसी स्थिति है वैसी बता रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ एक हमने 2 पॉइंट ले लिया, ये ले लिया A और ये ले लिया B। ठीक है, मैंने इस पर लिख दिया AB, 2 पॉइंट AB, ये अल्पांश है। ठीक है, अब इस अल्पांश की ये देखिए आप, मैं इस तरह से रखूंगा, ये रखा और ये बिंदु P यहाँ पर है, ये कुंडली इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, बिंदु P यहाँ पर है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है। चित्र में आपको नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ कोण कितना बन रहा है बताइए, ये वाला कोण बताइए कैसा बन रहा है, दिख रहा है कैसा है, कितना कोण बनेगा ये वाला, बोलिए 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, तो यहाँ कितना कोण बना 90 डिग्री। यस, दिख रहा है सबको कितना कोण है यहाँ 90 डिग्री। तो ये अल्पांश है और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो बना कोण है वो कितना है, क्लियर दैट, कितना है बोलिए, कितना होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सामने होते तो हम थोड़ा और अच्छे से बताते, है ना।
तो आइडियल साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान हो जाता है 90 डिग्री। डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, तो आई डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस और नो? क्लियर हो गई बात इतनी? ये आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर आई है dB, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, आपको याद रखना है कि जो तीव्रता की दिशा होती है वो अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है, ऐसी इस दिशा में। यानी कि ये वाली जो रेखा है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो R लिखा हूं मैंने, इस रेखा के ऐसी लंबवत दिशा में होती है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी dB, वो इस दिशा में होगी। ठीक है, dB की दिशा ये होगी, किसके लंबवत, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत dB, है ना। और यहाँ पर जो एंगल बनाते हैं हम, यहाँ फाई बनाते हैं एंगल, ये यहाँ एंगल बनता है फाई। ठीक, जब यहाँ एंगल ये फाई बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस सदिश राशि को क्या कर सकते हो आप, बताइए कैसे करते हैं, दो समकोणिक घटकों में क्या करते हैं, वियोजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन, तो कैसे घटक होंगे, एक घटक आपको मालूम है, जब भी आप क्या करते हो, किसी भी समकोणिक, किसी भी सदिश राशि को दो घटकों में वियोजित करते हो तो कैसा करते हो आप बताइए। इस तरह से कोई राशि होती है तो इसको एक घटक ऐसा होता है, एक घटक ऐसा होता है। अभी हमारे पास में ये डी बी इस तरह से है, ठीक है, तो एक घटक इधर होगा, एक घटक इधर होगा, है ना। और कोण यहाँ पर भी, लेकिन वो भी घटक कॉस होगा कि साइन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, बोलिए, कोण पर डिपेंड करता है। तभी हमने कोण बनाया नहीं, अभी कोण बनाते हैं, है ना। तो इसको पहले घटकों में बांटेंगे, बांट तो देते हैं, ये हो गया एक इस तरफ इस दिशा में, और एक हो जाएगा ऐसा ऊपर जी, ठीक है, इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। अच्छा, अब मुझे बताइए कि यहाँ फाई है, तो ये देखो, ये जो एंगल बना हुआ है इस तरह से, ये कितना बना है बताओ, कितना बना हुआ है, बोलिए, 90 डिग्री। उस 90 डिग्री में ये वाला जो एंगल है, अगर फाई है तो ये वाला एंगल बचा वाला क्या कहलाएगा बताइए भाई। इसमें एक 90 एंगल बना हुआ है, उसमें से एक एंगल फाई है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाई होगा। मतलब ये 90 माइनस फाई है, यस। अब देखो इस एंगल को देखिए, ये वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी 90 डिग्री है कि बताओ, है 90 डिग्री। और उस 90 डिग्री में अगर ये वाला एंगल आपका, ये जो ये एंगल है, आप बोल रहे हैं कि ये 90 माइनस फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, नाइन्टी डिग्री में एक एंगल 90 माइनस फाई हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हाँ बोलो, माइक बंद करो, फाई होगा ना भाई, नहीं आई बात भाई। अगर एक एंगल आपका यहाँ एक 90 एंगल का सॉरी एक समकोण बनता है, समकोण में एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है। 90 डिग्री में एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो वैसे ही तो बोल रहा हूं कि अगर अब एक एंगल 90 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, क्या होगा, थीटा नहीं होगा भाई, तभी तो समकोण बनेगा ना। क्लियर हो रही बात, क्या बोल रहा हूं भाई। ये आपके पास में 90 डिग्री का एंगल था, इस 90 डिग्री के एंगल में एक एंगल थीटा था, तो दूसरा एंगल क्या बोले आपने,
90 माइनस थीटा होगा, बोले। अब आपके पास में एक और समकोण है, ये वाला। अब उस एक और समकोण में अगर ये 90 माइनस थीटा है, नहीं सॉरी थीटा नहीं, फाई, 90 माइनस फाई है, तो दूसरा वाला एंगल, ये बचा वाला एंगल क्या कहलाएगा? फाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए। नहीं कहलाएगा। किसी भी समकोण में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है। यहां पर इस समकोण त्रिभुज में एक एंगल फाई है तो दूसरा एंगल क्या है? 90 माइनस फाई है। और फिर अगर ये 90 माइनस फाइव हो गया तो अब एक समकोण त्रिभुज ये और लिया हमने, ये वाला, ये देखिए आप, सी, ये इस बिंदु को पी नाम था और ये आर नाम दे देते हैं। तो ये देखिए सी पी आर, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री के एंगल में यहां अगर ये वाला कोण 90 माइनस फाइव है तो ये कोण क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। क्लियर दैट? यस और नो? ठीक, यानी किसी समकोण में एक एंगल फाइव है
अभी 90-5 काम का कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब आपको अगर कोण मिल गया, यहाँ फाई कोण मिल गया, तो मुझे बताइए अब आप क्या घटक बना सकते हैं? बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जिस ओर फाई रहता वाला घटक क्या कहलाएगा बताइए? अब डीबी को तोड़ना चाहते हैं आप, घटक क्या कहलाएगा ये वाला? डीबी, बोलो, कॉस फाई, बिल्कुल कॉस फाई, थीटा नहीं है, यहाँ फाई है, कॉस फाई, ठीक। और ये वाला घटक क्या कहलाएगा? इस ओर जिस ओर कोण नहीं बनाया वो घटक क्या कहलाएगा? डीबी साइन फाई, ठीक है। जिस ओर एंगल बनेगा वाला घटक डीबी कॉस फाई, जिस ओर एंगल नहीं बना वाला घटक क्या हो जाएगा? डीबी साइन फाई हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए आप, नीचे भी एक और अल्पांश है और उस अल्पांश की भी दूरी कितनी है? स्मॉल आर है। तो इसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो डीबी ही होगी और उसकी भी दिशा कैसी होगी? इस अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी, इस तरह से, ये डीबी, ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगा। और ये पी आर डैश दिशा में हो जाएगा, पी आर डैश दिशा में। और इसको भी कितने घटकों में बांट सकते हो बताइए? इसको भी कितने घटकों में बांटेंगे? 2 समकोणिक घटकों में। पी आर बोलो या पी एन बोलो, है ना, आर भी नाम दे देते हैं, एन भी नाम देते हैं, जो आपको नाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एक घटक नीचे की ओर। अब यहां पर भी अगर फाई बनाए तो यहां पर क्या बनेगा? सीधी लाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है जी। यहां पर क्या बनेगा बताइए? कौन सा एंगल बनेगा? फाई। और जहां एंगल फाई बनेगा तो ये वाला घटक क्या कहलाएगा? डीबी कॉस फाई, ये वाला घटक। और ये वाला घटक क्या कहलाएगा? डीबी साइन फाई कहलाएगा। क्लियर दैट? यस और नो? अब मुझे बताइए, एक डीबी कॉस फाई ऊपर है, एक डीबी कॉस फाई नीचे है, दोनों समान है और दिशा में कैसे? विपरीत है। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक डीबी कॉस फाई ऊपर लग रहा है और एक डीबी कॉस फाई क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन ये देखिए, एक डीबी साइन फाई इधर लग रहा है, एक डीबी साइन फाई इधर लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो बताइए, जब दोनों एक ही दिशा में लगेंगे तो क्या होगा? वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे ना, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। भाई लंबवत वाले कट जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक तरफ 5 न्यूटन का बल आप लगाओगे, एक तरफ 5 न्यूटन का बल मैं लगाऊंगा, तो क्या होगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या वस्तु पर? बोलिए, पड़ेगा? बॉटल है, 5 न्यूटन के बल से आप खींच रहे हैं, 5 न्यूटन के बल से दोनों को पानी पीना है, बीच में बॉटल रखी हुई है, 5 न्यूटन के बल से आप खींच रहे हैं, 5 न्यूटन के बल से मैं खींच रहा हूं, तो बॉटल किसके पास जाएगी? किसी के पास जाएगी क्या? नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो क्या होगा? हमने क्या किया? हमारा जो 5-5 न्यूटन के बल थे हमने क्या कर दिया? वो बल कैसे हो गए? एक दूसरे से निरस्त हो गए ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे आप? हम लगा रहे थे, आप भी लगा, आप उस तरफ लगा रहे, मैं इस तरफ लगा रहा हूं। क्लियर दैट? यस और नो? तो ये इनकी दिशा कैसी होती है? विपरीत है। डीबी कॉस फाई ऊपर लग रहा है, ये डीबी कॉस फाई नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। माइक बंद करिए। ये हो गया आपके पास में इतनी बातें। और ये विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। और ये जो डीबी साइन फाई है, डीबी साइन फाई है, एक ही दिशा में लगने के कारण क्या करते हैं? संयुक्त प्रभाव क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये तो केवल 2 अल्पांशों के कारण हुआ है, एक अल्पांश ऊपर में, एक अल्पांश नीचे में है।
तो ये डी बी साइन फाई जो है ये केवल 2 अल्पांशों के कारण प्राप्त हुआ है। और हमारे पास में अल्पांश 2 ही नहीं है, कितने अल्पांश है? बहुत सारे अल्पांश है हमारे पास, बहुत सारे अल्पांश है ना, ढेर सारे, हर जगह अल्पांश है। इसके सामने ये अल्पांश है तो इसके सामने यहाँ एक अल्पांश होगा, यहाँ एक अल्पांश होगा, ऐसे बहुत सारे अल्पांश है। तो सबके डी बी कॉस फाई क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। और सबके डी बी साइन फाई आपस में क्या हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया। अभी हम लिखेंगे इसको, जो जो हमने बताया है वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जितनी बातें हमने बताई है पूरी अब लिख देते हैं यहाँ पर। क्या किया आपने? अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से dB इज इक्वल टू म्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 90, तो इतना आ गया। ये जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dB, इसकी दिशा कैसी है? अल्पांश को ये देखो लिखा हूं, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत PR दिशा में होगी। अब dB को 2 समकोणीय घटकों में विभाजित किया जा सकता है, dB cos फाई अक्ष के लंबवत, तो यह है आपकी अक्ष, उसके लंबवत हो गया dB cos फाई, और dB sin फाई अक्ष के समांतर, ये हो गया। फिर लिखे अल्पांश AB के व्यासी अभिमुख पर, तो ये देखो अल्पांश AB का व्यासी अभिमुख ये है, यानी व्यास के जस्ट सामने, व्यास के जस्ट सामने एक और अल्पांश है। ठीक है, तो अल्पांश AB के व्यासी अभिमुख पर, अल्पांश AB के व्यासी अभिमुख पर एक और अल्पांश है आपका A डैश B डैश। ठीक है, जिसके कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? dB होगी। ठीक है, और इसे भी क्या कर सकते हो आप? 2 समकोणीय घटकों में
ठीक। तो इस जो अल्पांश है आपके पास में, इस अल्पांश ए बी के व्यासी अभिमुख पर एक और अल्पांश क्या है, ए डैश बी डैश, और इसके कारण भी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, डीबी है, और इसको भी दो समकोणीय घटकों में बांट दिया, डीबी कॉस फाई डीबी साइन फाई, अक्ष के लंबवत अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब हमारे पास दो घटक ऊपर के डी कॉस फाई डीबी कॉस फाई है और डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई है, अब तो ये केवल दो अल्पांश के कारण हुआ, ऐसे बहुत सारे अल्पांश हैं, तो सभी अल्पांशों के कारण डीबी कॉस फाई होगा और डीबी साइन फाई होगा, और सभी डीबी कॉस फाई आपस में कटेंगे क्योंकि एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। तो लिख दिए, लंबवत घटकों डीबी कॉस फाई की दिशाएं परस्पर विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, परंतु समांतर घटकों डीबी साइन फाई की दिशाएं समान होने के कारण ये आपस में जुड़कर संयुक्त प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तब संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, अब चूंकि संपूर्ण कुंडली के कारण है तो बी हो जाएगा, और सब डीबी कॉस साइन फाई क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़कर, तो सब डीबी साइन फाई आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ गए। b इज इक्वल टू समेसन, और db का मान आपने निकाल के रख चुके हो, कितना था, μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया साइन फाई। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने db का मान रखा है जो आपने पहले से निकाल के रखे हो, समीकरण आया था एक, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ वो है db का मान, db का मान रख दिया। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये देखिए समकोण त्रिभुज COP, यहां 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, COP में, ठीक, साइन फाई लगा दीजिए, साइन फाई है ना, क्योंकि साइन फाई लिखा हुआ है। अब साइन बराबर क्या होता है बताओ, साइन इज इक्वल टू, हाँ, लंब बटे कर्ण, साइन फाई इज इक्वल टू, लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, CO, मतलब कितना है ये A, और कर्ण ये है कर्ण, कर्ण कितना है R, तो साइन फाई इज इक्वल टू A अपन R, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, है ना, 1 में रखिए, b इज इक्वल टू समेसन μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू हो गई a अपॉन r। क्लियर दैट, क्लियर। b इज इक्वल टू समेसन μ0 अपॉन 4 पाई
आई डी एल ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ओके, यस आर नो, राइट। अब देखो समेशन के बाहर कौन बाहर आएगा, जो जुड़ सकता है वो अंदर रह जाएगा, तो ये तो जुड़ नहीं सकता, एक ही बार लिखेगा। धारा बार बार नहीं जुड़ेगी, एक ही धारा बह रही है। ए भी त्रिज्या है, बार बार त्रिज्या नहीं जुड़ सकती, आर भी नहीं जुड़ सकता, तो केवल कौन जुड़ सकता है, डीएल जुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि डीएल सब क्या है, अलग अलग जगह डीएल डीएल लिखा हुआ है हर पूरी कुंडली में, तो सब बाहर आ जाएंगे, केवल डीएल अंदर रहेगा। तो डीबी इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब बाहर, और यहां समेशन आ जाएगा डीएल। ठीक है, अब डीएल समेशन डीएल का मतलब यह है कि सभी डीएल आपस में जुड़ेंगे। तो मुझे बताइए, ये जो डीएल है, यहाँ डीएल है, यहाँ डीएल है, यहाँ डीएल डीएल डीएल, ऐसा पूरा आपस में जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, बोलिए। जब सभी डीएल हैं, यहाँ भी डीएल है, यहाँ डीएल है, डीएल 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 डीएल, ऐसा सभी डीएल आपस में जुड़े गए, तो क्या बनेगा कुंडली का, बताइए। कुंडली का एक चक्कर पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, होगा। और कुंडली का जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो कुंडली का एक चक्कर क्या कहलाता है, कुंडली का एक चक्कर क्या कहलाता है बताइए। हाँ, व्रत, मतलब क्या होते, क्या कहते, क्या है उसको, क्या कहते हैं, एक चक्कर को कहते क्या है, ये क्या कहलाता है, ये परिधि कहलाता है, परिधि। क्या कहलाता है, परिधि। नहीं सुने थे नाम, अरे सुने हो नहीं सुने हो, कब पढ़े थे जीवन में पहली बार व्रत, जीवन में व्रत पहली बार कब पढ़े थे आपने, एक चक्कर पूरा होता है, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो व्रत की परिधि नहीं बोलेंगे, ये क्या है, यहां पर वृत्ताकार कुंडली है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, बोलिए, क्या लिखेंगे, कुंडली की परिधि लिखेंगे, 4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू लिखेंगे कुंडली की परिधि। अच्छा, अब कुंडली की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, मतलब कुंडली की परिधि मतलब व्रत की परिधि, तो व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, बोलिए, व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, बोलो। टू पाई आर। गणित वाले चुपचाप कैसे हो, क्यों आलोक, हाँ, गणित ले लिए हो क्या सिर्फ देखने के लिए, एक छोटा सा सूत्र नहीं मालूम है, बोल नहीं पा रहे हो, व्रत की परिधि का सूत्र नहीं मालूम लड़कों को, 2 पाई आर नहीं आएगा, त्रिज्या आर नहीं है, कुंडली की त्रिज्या आर नहीं है, कुंडली की त्रिज्या कितनी है, कितनी है, ए, इसलिए क्या आएगा, 2 पाई ए आएगा, समझ गए। चलिए
समकोण त्रिभुज COP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बताइए? प्लस आधार का वर्ग, है ना। हाँ, कर्ण क्या है? आर स्क्वायर। लंब क्या है? ए स्क्वायर। प्लस आधार क्या है? आधार क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है आर, लंब है ए, आधार है एक्स। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर निकालोगे तो क्या आएगा बताइए? होगा। और वर्गमूल को क्या लिखते हैं? कितने की घात लिखते हैं? कितने की? 1/2 की पावर लिखते हैं। ठीक, अच्छा, जैसा आप करते थे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या हम दोनों पक्षों का घन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। दोनों पक्षों का घन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कर सकते हैं। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ हाँ, और घन करेंगे तो दोनों तरफ कर दीजिए दोनों पक्षों का घन। तो इस तरफ घन करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, और इस तरफ घन करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब घन करेंगे, है ना, तो ये 1/2 जो होगा वो किस में बदल जाएगा? 3/2 में बदल जाएगा। यस और नो? इधर 3 की घात, इधर 3 की घात, तो ये जो 1/2 है कितने में बदल जाएगा? 3/2 में बदल जाएगा। क्लियर दैट? यस। समीकरण 2 से मान रखिए आर क्यूब का, ये देखो आर क्यूब का मान हमने निकाल लिया, इसको रखना है यहां पर। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 इंटू 2 पाई a स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के स्थान पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 की घात। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब कुछ नहीं करना है, तब b इज इक्वल टू μ0/4 इंटू एक फेरे के कारण इतनी आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, n फेरे के कारण n का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो μ0/4 2 पाई n का गुणा कर दिया तो 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर कितने की घात? 3/2 की घात। ये हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस पद्धति में? कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? μ0/4 का मान 1 हो जाता है, तो सीधे इसका मान 1 करेंगे। 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 की घात। ये आ गया गॉस। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। क्लियर दैट? और यदि बिंदु P जो है, बिंदु P, ये वाला बिंदु P कहां पर है? कुंडली के केंद्र पर है, मान के चलो। कहां पर है? कुंडली के केंद्र पर। यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर हो, तब बताइए x बराबर कितना होगा? यदि बिंदु P, ये वाला बिंदु P यहां हो जाए कुंडली के केंद्र पर, तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए? बिल्कुल 0 हो जाएगा भाई। ये वाला पॉइंट यहां हट गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहां पर रख दीजिए और एक बार यहां रख दीजिए, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, जब यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? μ0/4 इंटू 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू 0, तो a पर 2 की घात और उस पर कितने की घात? कितने की? 3/2
2 की, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे आपके पास में अगली स्टेप आ जाएगी आपकी b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, ए पर क्यूब। अब देखो ऊपर में ए स्क्वायर लिखा है और नीचे में ए क्यूब लिखा है, तो एक स्क्वायर से ए क्यूब कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई अपॉन में केवल क्या बचा, a बचा। ये हो गया कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में। और CGS पद्धति में क्या होगा, b इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल कितना आएगा, बोलिए, b इज इक्वल टू 2 पाई एन आई अपॉन ए आ जाएगा। और मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस। कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। क्लियर दैट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बड़ा है और परीक्षा में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा एक पीरियड इसमें हमने खर्च किया है ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बड़ा है, ठीक है। तो आपको इसको एक बार फिर से घर में अच्छे से कर लेना है। क्लियर दैट। कोई समस्या इसमें बताइए, ठीक। एक बार उसको फिर से आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है ना, बकायदा लिख कर 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है अपने को। क्लियर।